आने का सौभाग्य किसी के कारण, किसी के नेतृत्व के कारण से मिला है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मिला है। भाइयों बहनों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो या हमारे सैनिकों के लिए, जनरल भट्ट साहब बैठे हैं यहाँ पर सैनिकों के प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए मैं कह सकता हूँ मैं भी एक सैनिक परिवार से आता हूँ। मैंने वो खुशी देखी है भाइयों बहनों, जो वन रैंक वन पेंशन लागू होते समय देश के हर एक सैनिक के दिमाग में आई, उनके मन मस्तिष्क में आई। 40 सालों तक वो प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा को समाप्त करने का काम भी किसी और ने नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन दी। इसके साथ ही सैनिकों को जो मिलने वाली सुविधाएं, जो सियाचिन में अन्य हिमपात वाली जगह पर अपनी सेवाएं देते हैं, वहां उनको अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे उनको जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, अच्छे खाने की सामग्री नहीं मिलती थी। भाई बहन, मोदी जी के आने के बाद जहां अच्छे उपकरण मिलने लगे, अच्छी जैकेट मिलने लगी, अच्छी बूटें मिलने लगी। आप सबको पता होगा उससे पहले जब ये सुविधाएं नहीं मिलती थी तो सैनिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आपने देखा होगा गांव में बहुत सारे लोग जो ग्रामीण परिवेश के होंगे, सैनिकों के बीच में रहते थे, गैंग्रीन जैसी बीमारी हो जाया करती थी, उनके हाथ पांव काटने पड़ जाते थे। लेकिन देश के अंदर जिन्होंने 60 वर्षों तक शासन किया, देश की हुकूमत को चलाने का काम किया, उन्होंने उन सैनिकों की चिंता करना भी जायज नहीं समझा, जिनके कारण वो और हमारा देश सुरक्षित रहता है। उनको भी सुरक्षित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ। यही कारण है कि सेना का आज मनोबल बढ़ा है और सेना को पूरी छूट दी गई है कि दुश्मन की अगर कोई गोली आएगी, चाहे सीमा पार से आएगी, आतंकवादी, अलगाववादी या जिहादी की गोली आएगी, तो आप गोली का जवाब देने के लिए सेना को किसी को पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि सेना गोली का जवाब गोलों और तोप से देने का काम करती है। ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश के अंदर देश की आजादी से लेकर लगातार एक संकल्प रहा कि देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, हर किसी के लिए एक समान देश के अंदर कानून होना चाहिए। यानी कि एक के लिए अलग कानून है, दूसरे के लिए अलग कानून है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में यूसीसी का बिल, समान नागरिक संहिता, यानी कि सबके लिए एक समान कानून, ये विधेयक हमारा उत्तराखंड में बन गया है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये समान नागरिक संहिता, यूसीसी का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इस बार देश के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि आने वाले समय में पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसके साथ साथ जहां हरियाणा में अरविंद खट्टर जी के नेतृत्व में जो एक बड़ा यहाँ पर पेपरों का, पर्चे का, नौकरी का जो खेल चलता था, भाइयों बहनों, वो समाप्त हुआ। उत्तराखंड के अंदर भी हमने सख्त नकल अध्यादेश लागू करके ये जो खिलवाड़ होता था नौजवान युवाओं के भविष्य के साथ, वो खिलवाड़ अब बंद कर दिया है। इसके साथ आप सबके मन में जब उत्तराखंड की बात आती है, देवभूमि की बात आती है, तो आपका जो भाव है वो बदल जाता है। वो सुनते हैं कि भाई देवभूमि के लोग हैं, देवभूमि है, देवभूमि का कैसा स्वरूप होना चाहिए। देवभूमि जिस स्वरूप में पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है, वो स्वरूप हमेशा बना रहना चाहिए। भाइयों बहनों, पिछले सालों में देवभूमि के इस स्वरूप को छेड़छाड़ करने का प्रयास हुआ है। हमने प्रयास किया संकल्प लेकर कि हम देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे, इससे छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। हमने जहां धर्मांतरण का सख्त कानून बना दिया, दंगा रोकने का दंगा रोधी कानून बना दिया, और बड़े पैमाने पर जो वहां लैंड जिहाद होता था, उस लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करके हजारों हजार एकड़ जमीन आज हमने अतिक्रमण से मुक्त करवा दी है। आप आएंगे, आपको बदलता हुआ उत्तराखंड दिखाई देगा भाइयों बहनों। इसके साथ साथ महिलाओं के बारे में 36 आरक्षण हमने वहां किया है, 10% उत्तराखंड के हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं उनके लिए भी किया है। भाइयों बहनों, ये सारा का सारा जो भी निर्णय हो रहे हैं, चाहे हरियाणा में हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं या अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में हो रहा है, ये सारे निर्णय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही इस प्रकार के निर्णय ले सकती है। राष्ट्रहित के निर्णय ले सकती हो, यह आपको अब फैसला करना है कि एक ओर तो है विकास और संतुष्टिकरण के मॉडल वाली भाजपा, और दूसरी ओर देश में तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार
और परिवार की जनक ये कांग्रेसी और इंडी गठबंधन के लोग हैं। कांग्रेस घमंडिया गैंग झूठ और भ्रम फैलाकर फिर से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। 2014 के बाद जो इनको भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिला है, ये किसी तरह से सत्ता में आकर फिर से वही खेल खेलना चाहते हैं, फिर से देश को भ्रष्टाचार के गर्त में धकेलना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पूरे देश के अंदर मुझे चुनाव में अनेक स्थानों पर राज्यों में जाने का अवसर मिला है। पूरे देश के अंदर इस बार एक ही चर्चा है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है, भाजपा की सरकार बनने वाली है और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का इनका गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन केवल लोगों को भ्रम में डालने का गठबंधन है। ये गठबंधन ठगबंधन है और ये गठबंधन अपनी पार्टियों के अस्तित्व को और अपने परिवारों को बचाने का गठबंधन है, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का गठबंधन है। भाइयों बहनों, ये लोग राष्ट्र हित के मुद्दों से लेकर जनहित के सारे फैसलों में जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। लोकतंत्र को खतरा बताने वाले कांग्रेसी गैंग ने हमेशा देश के लोकतंत्र का उपहास किया है। पहले इमरजेंसी लगाकर देश की जनता के मौलिक अधिकारों को छीनने का काम और लोकतंत्र का सरेआम माथा उठाने का काम इन्होंने किया है। ये लोग राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ऐसे जो सर्वोच्च हमारे संवैधानिक पद हैं, उनके लिए भी अपमानजनक भाषा और उनकी भद्दी नकल करते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से संसद चल रही थी, किस प्रकार का मजाक इनके पार्टी के शहजादे कर रहे थे। ये देश की किसी भी संवैधानिक संस्था का भी सम्मान नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, यहाँ तक कि ये लोग देश की सेना पर भी सवाल उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। भाइयों बहनों, इसमें भी अपनी बहादुरी समझते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, सेना का अपमान करते हैं, सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, इस कांग्रेसी घमंडिया गैंग ने श्री राम और सनातन धर्म का भी उपहास उड़ाने का काम किया है। ये राम को कहते हैं कि राम काल्पनिक है, सनातन के बारे में कहते हैं कि सनातन धर्म ये वायरल फीवर है, ये मलेरिया है, ये मच्छर है, ये डेंगू है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताते हुए अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने का भी हर प्रकार से विरोध किया था। अब जब श्री राम का मंदिर बन गया, आज भी उसमें ये मीन मेघ निकालने से पीछे नहीं हटते हैं। कोई न कोई बात जरूर करते हैं जिनसे लगता है कि ये राम मंदिर के कभी पक्षधर नहीं थे। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण के फेर में ये लोग रामचरित जैसे पवित्र ग्रंथ को जलाने तक की भी बात सरेआम कह देते हैं। भाइयों बहनों, सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने ये गठबंधन नहीं किया है, ये ठगबंधन किया है। आप देखिए, मैं अभी पंजाब गया था। पंजाब में मैं देख रहा हूं कि आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां एक दूसरे को गाली दे रही होने का ढोंग करते हैं। असल में ये सब भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद में घपले घोटाले में एक दूसरे के पक्के साझीदार हैं। भाइयों बहनों, मुगल प्रेमी कांग्रेस गैंग के घोषणा पत्र में जो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र होता है, मुस्लिम लीग की पूरी छाप इनके घोषणा पत्र में नजर आती है। ये कहते हैं कि हम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। भाइयों बहनों, ये लोग हमारे SC, ST और OBC भाई बहनों का हक छीनकर अपने चहेते समुदाय को देने वाले हैं। कर्नाटका में इन लोगों ने अन्य पिछड़ा वर्ग में एक वर्ग विशेष के लोगों को शामिल कर दिया और उनको आरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। अब ये लोग इस प्रकार का ये मॉडल पूरे देश के अंदर लागू करना चाहते हैं। घमंडिया गैंग के नेता और इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार लालू यादव ने सरेआम मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की वकालत की है और पिछले 8-10 दिन पहले, एक हफ्ते पहले उन्होंने खुलेआम ये बयान दिया है। भाइयों बहनों, इससे हम सभी को मिलकर इस तुष्टीकरण और वोट बैंक की जो घटिया राजनीति है, इस घटिया राजनीति को करारा जवाब देना है। ये समय आ गया है कि मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों से, यहाँ की क्रीम से ये अपील करता हूँ कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किया है, हरियाणा की सरकार ने जो काम किया है, ये सारी की सारी जन कल्याणकारी नीतियां जो गरीबी कल्याण के लिए, सुशासन के लिए देश के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं,
आज साइंस के क्षेत्र में हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिस प्रकार से भारत ने तरक्की की है, सेना ने जिस प्रकार से हमारा सीना चौड़ा करने का काम किया है, हम सबकी सेवा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए इस बहादुरी और पराक्रम का काम किया है, ये सारी बातें आम जनता तक जानी जानी चाहिए, जन जन तक पहुंचाने का काम आप सबको करना होगा। साथ ही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि 25 मई को कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी के पक्ष में मतदान करें और अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकतंत्र के महायज्ञ में आप सबकी आहुति जाए, आप सब भी अपना योगदान करें। इतना ही निवेदन करते हुए इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।